तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका इतिहास का विषय है, इसका जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 30 मार्च को। जी हाँ बच्चों, 30 मार्च 2026 को जो आपका हिस्ट्री का बोर्ड का पेपर होने वाला है, इसके लिए आपका जो सेकंड वाला बुक है हिस्ट्री का और जो थर्ड वाला बुक है, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। और ये ऐसे क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो हर साल के बोर्ड के पेपर में रिपीट होकर के आता ही आता है। ठीक है? आप में से बहुत सारे बच्चे एकदम हैवी से भी हैवी डिमांड कर रहे थे कि सर यहाँ पर वन शॉट का वीडियो लेकर के आइए। तो फाइनली मैं वीडियो लेकर के आ गया हूँ वन शॉट का, जिसमें मैं आपको सेकंड बुक का और थर्ड बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। फर्स्ट बुक के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो पर हम लोग एक लाइक का टारगेट रखते हैं बच्चों, केवल और केवल 1600 लाइक्स का। मुझे पक्का भरोसा है आप सभी करवा देंगे, तो ठोको लाइक, ठीक है? बाकी कोई भी आपका डाउट रहता है जो डायरेक्टली आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07 करके आप अपने डाउट्स को डायरेक्टली यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है बच्चों? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक-एक करके क्वेश्चंस को समझते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि विजयनगर में किलेबंदी क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को क्यों रखा जाता था, वर्णन कीजिए। ठीक है? अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य की, तो वहाँ पर जो कृषि क्षेत्र हुआ करता था यानी एग्रीकल्चर वाला यहाँ पर रीजन हुआ करता था जहाँ पर खेती होती थी, तो उसको किलेबंदी में क्यों रखा जाता था? ठीक है? किलेबंदी क्षेत्र में उसको क्यों रखा जाता था वो आपको बताना है बच्चों, वर्णन करना है। ठीक है? और यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप देख सकते हैं। व्हाई वाज द एग्रीकल्चरल सेक्टर कीप्ड इन द फोर्टिफिकेशन एरिया इन विजयनगर एम्पायर, जिसको आप कह सकते हैं एक्सप्लेन। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर समझ लेते हैं बच्चों। देखिए, अगर हम बात करें किलेबंदी क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने के, तो इसके कई सारे कारण दिए जाते हैं इतिहासकारों के द्वारा, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दिया जाता है कि विजयनगर साम्राज्य में किलेबंदी का काफ़ी महत्व था। पहला, मध्यकाल युद्ध नीति, अपने विरोधी को अनाज, खाना, खाद्य सामग्री से वंचित कर दो तथा वह स्वयं ही आत्मसमर्पण कर देगा। इस कारण से ही यहाँ पर जो कृषि क्षेत्र होता था, ठीक है, उसको यहाँ पर क्या किया जाता था, किलेबंदी में रखा जाता था। जैसे ये एक कृषि क्षेत्र है, इधर से कोई आ गया, ठीक है, इस तरह से युद्ध वगैरह हो रहा है और वो उसको यहाँ पर अनाज वगैरह मिल ही नहीं पा रहा है, खाना नहीं मिल पा रहा है, खाद्य सामग्री कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो एक न एक दिन तो वो खुद ही यहाँ पर आत्मसमर्पण कर देगा कि भैया हमारे बस का नहीं है, हमारे सारे सैनिक यहाँ पर थक गए हैं, भूख से तड़प रहे हैं, हम आत्मसमर्पण करते हैं यहाँ पर, आप हमें सपोर्ट कीजिए, है ना, मानवता के नाते। तो एक तो ये नीति थी जिस कारण से विजयनगर साम्राज्य में किलेबंदी क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखा जाता था। समझ में आ रहा है आपको? दूसरा पॉइंट आप ये लिखेंगे कि ऐसी स्थिति से बचने के लिए कृषि क्षेत्रों को किलेबंद किया जाता था ताकि खाद्य सामग्री की रक्षा की जा सके तथा अन्नागार भी इसीलिए बनाए गए थे ताकि लंबे समय तक अनाज, खाद्य सामग्री को सुरक्षित रख सके। क्लियर है बच्चों? तो ऐसी स्थिति को टैकल करने के लिए यानी ऐसी स्थिति से लड़ने के लिए ही यहाँ पर कृषि क्षेत्र को किलेबंदी में रखा जाता था। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह से आंसर आपको लिखते हुए चलना है। आगे देखिए, और यहाँ पर अन्नागार भी बनाए जाते थे जिसमें अन्न को स्टोर करके, अन्न का मतलब होता है जो अनाज होता है उसको स्टोर करके रखा जाता था। आगे देखिए बताया गया है, दूसरी किलेबंदी नगरीय केंद्रों के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी। अब्दुल रज्जाक लिखता है कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच यहाँ पर जूते, खेत, बगीचे और आवास हुआ करते थे। तो ये अब्दुल रज्जाक जी का कहना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। क्लियर है? देखिए यहाँ पर मैं आपको वो क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा जो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ वो क्वेश्चंस करवाता हुआ चलूंगा जो मुझे लगता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों के एग्जाम में आ सकता है, वही क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखते हुए चलिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। ये वाला भी क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है कि महाभारत के कोई एक लेखक था या अनेक, स्पष्ट कीजिए।
ठीक है। और यहाँ पर मैं एक चीज और जोड़ देता हूँ, महाभारत को लेकर के एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, क्यों, वर्णन करे। ठीक है, तो ये वाला जो गतिशील ग्रंथ वाला क्वेश्चन है, ये तो मैंने सैंपल पेपर्स में कई बार करवा रखा है कि लगातार इसमें बदलाव होते गए, श्लोक वगैरह ऐड होते गए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, वो मैंने सैंपल पेपर की वीडियोस में करवा दिया है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर बोल रहा है महाभारत के कोई एक लेखक था या फिर अनेक था, ये आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए मैं आपसे अब पूछता हूँ, जैसे आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि महाभारत के कोई एक लेखक थे या अनेक लेखक थे। ठीक है, वैसे हिंट तो आपको मिल ही गया होगा, लेकिन अगर एक बार आप टाइप भी करेंगे ना, तो आपके दिमाग में ना वो चीज़ फीड हो जाएगी, वो चीज़ ना एक तरह से दिमाग में आपके रह जाएगा। अगर कल को एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, कल यानी कि 1 अप्रैल 2025 को जो आपका हिस्ट्री का पेपर होने वाला है, उसके अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो देखता हूं कौन सा बच्चा यहाँ पर कमेंट करके बताता है। सबसे पहले जो बच्चा कमेंट करके बताएगा इसका आंसर, उसके लिए मैं क्लैप करूंगा, ताली बजाऊंगा कि हाँ ये बच्चा यहाँ पर ये सही आंसर बताया है। बेशक आप देख के ही बताइए, कोई मेरे को इशू नहीं है। ठीक है, देखिए और बताइए यहाँ पर कि महाभारत के कोई एक लेखक था या अनेक था। देखें जरा कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है और बता पाता है। ठीक है, अनेक ग्रंथ, ठीक है, ये तो चलिए अच्छा है। देखें जरा, मैं वेट कर रहा हूँ आपका रिप्लाई का कि कौन सा बच्चा यहाँ पर चैट सेक्शन में जवाब दे पाता है। ठीक है, देखें जरा, सर अनेक थे, सुखजीत सिंह, वेरी गुड वेरी गुड, अनेक थे। हाँ, तो सुखजीत के लिए एक बार जोरदार तालियां, सभी जोरदार तालियां सुखजीत के लिए। तन्मय, ठीक है, क्रिश, वाईटी, अनेक लेखक थे, वेरी गुड। अच्छा, अब ये फटाफट से कमेंट कीजिए कि महाभारत के कौन कौन से लेखक माने जाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार फटाफट से यहाँ पर बताइए मुझे। अनेक लेखक थे, चलिए फटाफट से बताइए। मैं यहाँ पर आपको वैसे बता भी देता हूँ। अब देखिए, पहले हमारे हैं महाभारत के लेखक की, अगर हम बात करें राइटर की, तो ऋषि व्यास जी, और दूसरे हैं भाट सारथी सूत जी। ठीक है, तो देखिए ऋषि व्यास भी है और भाट सारथी भी है, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो इस चीज को क्लियर कीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करें साहित्यिक परंपरा में, इस वृहत रचना के रचयिता ऋषि व्यास जी माने जाते हैं। तो अगर आपसे यहाँ पर पूछेगा कि साहित्यिक परंपरा के अनुसार महाभारत के लेखक कौन है, ठीक है, तो साहित्यिक परंपरा के अनुसार महाभारत ये जो हमारा है ग्रंथ, इसके वृहत रचयिता या रचनाकार जिसको आप कह सकते हैं, वो ऋषि व्यास जी माने जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाट सारथी या सूत जिनको आप कह सकते हैं। संभवतः मूल कथा के रचयिता जो थे, ये क्षेत्रीय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय व उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। ये रचनाएं मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही। ठीक है, तो भाट सारथी जो है मूल कथा के रचयिता थे, याद रखिएगा। साहित्यिक परंपरा के अनुसार ऋषि व्यास जी थे, और यहाँ पर मूल कथा के रचयिता जो थे वो भाट सारथी जी थे। क्लियर है बच्चों? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर जवाब आ रहा है। चलिए चलिए चलिए, अमित ने भी बोला है भाट सारथी। याद रखिएगा, एकदम क्लियर कट अपने दिमाग में बैठा लीजिए। साहित्यिक परंपरा के अनुसार माना जाए तो महाभारत के जो रचयिता है वो ऋषि व्यास जी है, और मूल कथा के जो रचयिता है वो भाट सारथी जी है। ठीक है, आगे यहाँ पर कुछ और बातें बताई गई है, जैसे ब्राह्मण के बारे में बताया गया है। लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इसे लिखा, और यह वह काल था जब कुरु और पांचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है, वो हमें देखने को मिले। और अन्य की बात करें तो एक और रचना काल लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच विष्णु देवता की आराधना, जो श्री कृष्ण महत्वपूर्ण नायकों में से है रहा था। ठीक है, तो इस तरह से कुछ बातें बताई गई है। आपके लिए मेन बस ये 2 पॉइंट थे, ठीक है, जिनको आपको याद रखना है महाभारत के लेखक के संदर्भ में। ठीक है, ये याद रखिएगा बच्चों। क्लियर है? चलिए, यही क्वेश्चन एक बार मैं आपको इंग्लिश मीडियम में दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से इंग्लिश मीडियम में रहेगा, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। स्टार्टिंग के जो 2 पॉइंट है, इनको बड़े ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, मूल कथा के रचयिता कौन है, तो वो है हमारे यहाँ पर भाट सारथी जी। और अगर हम बात करें साहित्यिक परंपरा, ठीक है, यानी ट्रेडिशन के हिसाब से देखें, तो ये हमारे यहाँ पर ऑथर निकल करके आएंगे ऋषि व्यास जी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ चलते हैं। 19वीं सदी कार्ल मार्क्स, चलिए कार्ल मार्क्स नहीं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी करेंगे एक बारी। इब्न बतूता से क्वेश्चन है ये, और इब्न बतूता के ऊपर तो एक गाना भी है ना, डेमोक्रेसी तो आ
डेमोक्रेटोसीटो, है ना? मैंने फर्स्ट बुक का जब वन शॉट बनाया था तो उसके अंदर ये गाना भी गाया था, डेस्पासीटो। इब्न बतूता खैर ज़्यादा हो गया, मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि इब्न बतूता ने दिल्ली शहर को व्यापक अवसरों से भरपूर पाया। अपने उत्तर की पुष्टि उसके द्वारा दिए गए तथ्यों के आधार पर कीजिए। ठीक है, अब इब्न बतूता कौन था, ये इसका प्रोफेशन क्या था, कौन सा बच्चा बताएगा जब मैं आपको इसका आंसर समझाऊंगा। ठीक है, कौन सा बच्चा मुझे बताएगा कि इब्न बतूता का प्रोफेशन क्या था, वो क्या काम करता था, मतलब उसका मेन काम क्या था इब्न बतूता का। देखें जरा। देखिए, मैं ओवरऑल आपका रिवीजन भी करवाता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपका रिवीजन होता चलेगा और जो बच्चा रिवीजन करके जाता है उसी के मार्क्स अच्छे आते हैं, क्योंकि एक बार पढ़ा हुआ हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई का कोई भी टॉपर उठा करके देख लीजिए या दुनिया का कोई भी टॉपर उठा करके देख लीजिए, जब तक वो रिवीजन नहीं किया होगा तब तक वो एक टॉपर नहीं बना होगा। ठीक है, तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस एक ही क्लास के अंदर अराउंड 1 घंटे की क्लास होगी। इसके अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेंगे, सेकंड और थर्ड बुक का मोस्टली, और फर्स्ट बुक के भी कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा। इब्न बतूता एक यात्री था, वेरी गुड, ऋतिक ने सही जवाब दिया है। इब्न बतूता मोरक्को से था, क्या बात है क्या बात है। तो एक ट्रैवलर था वो, उसका मेन जो काम था वो ट्रैवल करना था। और इतिहास के बारे में हमें जो जानकारियां मिलती है, ठीक है, तो वो कैसे मिलती है कि इब्न बतूता जैसे जो ट्रैवलर्स थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया करते थे। अब उस दूसरे स्थान पे गए, उसके बारे में अब उन्होंने किताबों में अपने ग्रंथ वगैरह जो भी वो खुद पर्सनली लिखते थे अपनी किताब, या फिर कुछ और चीज़ों में लिखते थे, तो उन लिखित ग्रंथों से ही हमें उस जगह के बारे में पता चलता है कि उस टाइम पे वो जगह कैसा हुआ करता था। अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं, अभी जो है आपका 2025 चल रहा है। ठीक है, तो अभी के टाइम पे मान लीजिए कि आप कहीं गए घूमने के उद्देश्य से, ट्रैवलर बन के, मान लीजिए कि आप लद्दाख गए। ठीक है, तो जब आप दिल्ली से लद्दाख जाएंगे तो आप क्या है, यूट्यूब पे वीडियो बना के अपलोड करेंगे ना कि हेलो गाइस, मैं दिल्ली से लद्दाख आ चुका हूँ। ठीक है, और वो वीडियो अराउंड 1 घंटे का, 2 घंटे का, या 10 मिनट, 15 मिनट, जितने मिनट का भी आप वीडियो बना के वो अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे। ठीक है, तो आने वाले 50 सालों के बाद जब आपका कोई बच्चा या फिर आपका कोई पोता पोती उस डेट के बारे में देखना चाहेंगे कि हाँ उस टाइम पे मेरे दादाजी कैसे थे, तो आपकी वो वीडियो उठाएंगे और वो वीडियो देख लेंगे, तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ मेरे दादाजी इस टाइम पे यहाँ यहाँ गए थे और उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया था। आपके उस एक वीडियो से आपके पोता पोती को पता चल जाएगा, या आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो उस वीडियो से आइडिया लगा लेगी। तो हम लोग कैसे आइडिया लगाते हैं, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर, ऐसे जो यात्री थे जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे तो वहां पर जो चीजें वो देखते थे, अब उस टाइम पे यूट्यूब और वीडियो बनाने का तो सिस्टम था नहीं, है ना, सिस्टम एलविस यादव वाला। तो आजकल मैं इंस्टाग्राम ज्यादा ही देखने लग गया हूँ। खैर, मुद्दे से नहीं भटकते हैं। जय सर, एग्जाम पे आते हैं, कल एग्जाम है क्या। तो उस टाइम पे ऐसा तो कोई सिस्टम था नहीं, फिर से सिस्टम बोल दिया। तो वो क्या करते थे, किताबों के अंदर, अपने ग्रंथों के अंदर जो है वो लिखा करते थे। ठीक है, और लिखने के बाद जो है आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हम उन्हीं चीज़ों से आइडिया लगाते हैं कि उस टाइम पे कैसा माहौल रहा होगा, है ना, कैसे कैसे क्या चीज़ें उन्होंने फेस की होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर होती है। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। चलिए, अब जो यहाँ पर क्वेश्चन है और जो उसका आंसर है उसको समझने का प्रयास करते हैं। अभी तक जो चीजें मैंने आपको बताई वो एक इंट्रोडक्शन था, एक भूमिका था बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझते हैं। देखिए, इब्न बतूता ने दिल्ली शहर को व्यापक अवसरों से भरपूर पाया। ठीक है, यानी दिल्ली जो शहर था हमारा, दिल्ली जो सिटी था, वो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ था। अपने उत्तर की पुष्टि उसके द्वारा दिए गए तथ्यों के आधार पर कीजिए। ठीक है, कि भैया उसने जो तथ्य, जो फैक्ट्स प्रेजेंट किए थे, जिसके बेसिस पर उसने बोला था कि दिल्ली शहर जो है वो व्यापक अवसरों से भरपूर है, यानी अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है। तो क्यों कहा था उसने, क्योंकि उसने भारतीय शहरों को अवसरों से भरा पाया। यदि किसी के पास कौशल है, कौशल का मतलब होता है स्किल है, और इच्छा है और संसाधन जुटाने की अहमियत है, तो वह इस शहर में अवसरों की कमी नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर किसी के पास स्किल है, कोई बढ़ई है, कोई नाई है, कोई सुनार है, लोहार है, किसी भी तरह का स्किल है किसी के पास, तो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमा सकता है, अपना नाम वो बना सकता है। ठीक है, ये उसने लिखा था उस टाइम पे। ठीक है, शहर की आबादी बड़ी है, भीड़ भाड़ वाला शहर है, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सकता है कि नहीं। बाजार, आर्थिक विनिमय देखने को मिलता है, सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी था ये।
भारतीय कपड़ों, विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम सरी तथा साटन की अत्यधिक मांग थी यहाँ पर। तो इस कारणों से इब्न बतूता ने भारतीय शहरों को यहाँ पर अवसरों से भरपूर बताया, खास करके दिल्ली शहर की हम बात कर रहे थे। समझ में आ गया आपको? मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया इसको। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इब्न बतूता फाउंड द सिटी ऑफ दिल्ली टू बी full of opportunities. Confirm your answer on the basis of the facts given by him. ठीक है, तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर। एंड जिस भी बच्चे ने अभी तक लाइक नहीं किया है, क्या कर रहे हैं आप? इतने ज़्यादा डिमांड पर मैं आपके लिए लाइव लेकर आया हूँ, तो लाइक भी कर ही दीजिए। 80 बच्चे वॉचिंग पर है और लाइक की संख्या यहाँ पर केवल 59, यानी लगभग 60 लाइक हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं 5 तक गिनता हूँ, फटाफट लाइक करेंगे आप। 1 2 3 4 और ये हो जाता है हमारा 5। ठीक है, चलिए परफेक्ट। ओके। अच्छा बच्चों, अब मुझे आप बताएंगे कि 8 नंबर का क्वेश्चन करना चाहिए अब हमें, या फिर आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर के होते हैं ना, समथिंग इस टाइप के, वो हमें करना चाहिए। बताइए, 8 नंबर का करना है या शॉर्ट क्वेश्चंस करना है? फटाफट से बताएंगे बच्चे। जितना ज़्यादा वोट आएगा उसी बेसिस पे हम लोग करेंगे अब। ओके, तो मोस्टली बच्चे कह रहे हैं कि सर 8 नंबर वाला करवाइए। लगभग 90% बच्चे कह रहे हैं 8 नंबर वाला करवाइए। ठीक है, तो चलिए अब 8 नंबर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्योंकि 8 नंबर के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मैप का भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आपको मैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारा लाइव, बैक टू बैक लाइव क्लास हम लोग लेने वाले हैं, चिंता मत करो। जय भैया आ चुके हैं आपके फॉर्म में, पूरी तरह से आ चुका हूँ। वैसे ही इतने दिन से पढ़ाया नहीं हूँ, तो बहुत ज़्यादा अंदर से बेचैनी हो रही थी कि यार मेरे बच्चे वेट कर रहे हैं, पढ़ा दूँ उनको फटाफट। ठीक है, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन भी देखें क्या? नमक कानून वाला क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, मैं ना आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, जो आपका राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा गांधी वाला जो चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मोस्टली जो लास्ट के चैप्टर्स होते हैं वहाँ से 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 8 मार्क्स के। और स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स होते हैं वहाँ पे से आपका 3-3 नंबर के क्वेश्चंस, यानी शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और एमसीक्यू ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट के चैप्टर्स आप रेडी कर लेना, बाकी अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको एक्स्ट्रा थोड़ा मेहनत करना है तो लास्ट के चैप्टर से बड़े बड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। चलिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए। दांडी यात्रा के गांधी जी ने, मतलब दांडी यात्रा जो था उसको गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना था, तथा इस यात्रा के दौरान उन्हें किस किस का समर्थन मिला तथा इसकी सफलताएं लिखिए। तो बेसिकली यहाँ पर हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि उन्होंने जो दांडी यात्रा की उसके अंदर नमक को ही क्यों चुना। ठीक है, और यात्रा के दौरान उनको किन किन का समर्थन मिला वो आपको बताना है। तो देखिए, दांडी यात्रा नमक कानून से संबंधित थी। ठीक है, दांडी यात्रा जो की गई थी वो किससे संबंधित थी? नमक कानून से संबंधित थी, क्योंकि उस टाइम पे नमक बनाने का अधिकार किनको था? केवल अंग्रेजों को था, और जो इंडियंस हुआ करते थे वो नमक नहीं बना सकते थे। तो ये था उस टाइम पे। तो इसको लेकर के उन्होंने दांडी यात्रा यहाँ पर शुरू की थी। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि नमक को ही क्यों चुना। गांधी जी ने नमक बनाने पर एकाधिकार को समाप्त करने के लिए उन्होंने नमक का मुद्दा चुना कि भैया नमक तो सबको मिलना चाहिए। आप कैसे यहाँ पर अपने तक ये नमक रख सकते हो, है ना, कि हाँ आप ही को कानून में अधिकार मिलेगा कि आप ही नमक बना सकते हो। तो इसको लेकर के उन्होंने ये यात्रा उन्होंने की थी और काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। हर गांव का, हर वर्ग का, तबका उनसे जुड़ता हुआ चला गया। आप यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हर गांव का हर व्यक्ति उनसे जो है जुड़ता चला गया, जिससे कि उनको काफ़ी ज़्यादा समर्थन मिला था। ठीक है, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, सभी ऑलमोस्ट उनसे जुड़े थे। ये आप देख सकते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल डिटेल में बताया गया है।
मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है वैसे तो, बट आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को। मैं उन क्वेश्चंस को ज़्यादा एक्सप्लेन करने का प्रेफर करूंगा जो मुझे लगता है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए परफेक्ट परफेक्ट। अब ना मैं उन क्वेश्चंस को ढूंढता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें से। ये एक टॉपिक है बच्चों, ठीक है, गांधी इरविन समझौते वाला। इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि अगले ही महीने वॉइस रॉय के साथ उनकी कई लंबी बैठकें हुई। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि गांधी इरविन समझौते के बारे में बताइए, तो मैं वही टॉपिक क्लियर कर देता हूँ आपका कि जो वॉइस रॉय थे उनके साथ गांधी जी का कई सारा मीटिंग वगैरह हुआ, बैठक हुआ, और इन्हीं बैठकों के बाद गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, या सहमति कह सकते हैं, हुई थी, जिसमें ये शर्त थी कि सवर्ण अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना पड़ेगा और सारे कैदियों की रिहाई रिहाई और तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति देना शामिल था। तो गांधी इरविन समझौते में मुख्यतः 3 बातें यहाँ पर कही गई हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि गांधी इरविन समझौता क्या था, तो आप लिखेंगे कि ये समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। ठीक है, जो सो कि इस समझौते में मुख्यतः 3 बातों पर सहमति जताई गई थी। पहला ये था कि सवर्ण अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा है उसको वापस लिया जाएगा। सारे जो कैदी है, भारतीय कैदी वगैरह, उनको रिहा किया जाएगा, और जो तटीय इलाके हैं, ठीक है, कोस्टल एरियाज है, वहां पर नमक बनाने की अनुमति मिलेगी। ठीक है, और आगे बताया गया है रेडिकल राष्ट्रवादियों ने इस समझौते का आलोचना की, क्योंकि गांधी जी वायसरॉय से भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का आश्वासन हासिल नहीं कर पाए थे। तो ये एक्स्ट्रा चीजें आप इनको देख लीजिए। मुख्यतः ये याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक बता दिया। क्लियर है? यही मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये रहा गांधी इरविन समझौता। इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके ओके, चलिए परफेक्ट परफेक्ट, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं। मैगस्थनीज, ये मैंने आपको बता रखा है। हिंदू धर्म का उदय, आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म हो गया। मुझे जो इंपॉर्टेंट लगेगा वही मैं आपको करवाऊंगा बच्चों, याद रखिएगा। ज़्यादा क्वेश्चंस हम नहीं करने वाले हैं, सिर्फ वो क्वेश्चंस करेंगे जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ठीक है। पृथक, हाँ, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए, तो इसको कवर अप करते हैं बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर में पूछ सकता है इसमें कुछ जोड़ करके आपसे। क्वेश्चन नंबर 23। ओके, तो इस क्वेश्चन को समझेंगे बच्चों, बड़े ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, अ, 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 सर, और भी करवा दो, स्किप कर रहे हो। देखो बच्चों, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको नहीं करवा रहा हूँ, लास्ट टाइम है हमारा, तो लास्ट टाइम में सिर्फ वही क्वेश्चंस करवाऊंगा जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब कि मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सब रहने वाले हैं। और मेरा 5 सालों से ज़्यादा का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, प्लस में सैम्पल क्वेश्चन पेपर बनाने का एक्सपीरियंस है। तो इसके आधार पर ही मैं आपको आपका जो सेकंड वाला बुक है और जो थर्ड वाला बुक है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर करवाने वाला हूँ। 1 घंटा या मैक्स लगा लीजिए 1.5 घंटे तक ये हमारी लाइव क्लास चलेगी। जो बच्चा ये लाइव क्लास देख करके एग्जाम देने जाएगा उसका एग्जाम काफ़ी अच्छा जाने वाला है, क्योंकि इसके अंदर वही क्वेश्चंस आपको मैं बताने वाला हूँ जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों। ठीक है, क्लियर है? चलिए, गिम्बली आर्ट स्टाइल बनाने से फुर्सत मिल गई हो तो पढ़ाई पे भी ध्यान दे लेते हैं।
यहाँ पर देखिए संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका, यहाँ पर पृथक लिखा हुआ है, ये पृथक होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिसटाइप है ये। पृथक निर्वाचिका को लेकर गरम बहस चली, व्याख्या कीजिए। तो जो हमारा संविधान सभा था बच्चों, जिसमें संविधान निर्माण का कार्य चल रहा था, तो उसमें ना पृथक निर्वाचिका को लेकर के बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी बहस चली थी, उसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए कई लोग थे संविधान सभा के अंदर जो पृथक निर्वाचिका के समर्थन में थे, और कई लोग जो थे जो उसके अगेंस्ट में थे। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, अभी इंस्टाग्राम पे या फिर पूरे इंटरनेट पे देखेंगे तो एक बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है घिम्बली आर्ट का। घिम्बली ऐसे लिखते हैं ना, घिम्बली आर्ट स्टाइल, मैंने भी फोटो डाली है, ठीक है, वो कार्टून बना देता है, बेसिकली एनिमी टाइप का कार्टून बना देता है हमारे नॉर्मल फोटो को। तो आपको सोसाइटी के अंदर दो तरह के लोग देखने को मिलेंगे। एक वो जो उस आर्ट स्टाइल को पसंद करते हैं कि हाँ भाई मेरा फोटो को एकदम मस्त नोबिता जैसा या फिर डोरेमोन जैसा कार्टून टाइप का बना दिया, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, या शिनचैन जैसा। पर्सनली मैं शिनचैन देखता हूँ, मेरे को काफ़ी पसंद है, ठीक है। तो मेरे को तो पसंद आया, मैं समाज के उन लोगों में आऊँगा जो घिमली ट्रेंड जो चल रहा है ये हमारा, ये मैं इसको पसंद करता हूँ। लेकिन समाज में दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होंगे जो इसको यहाँ पर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते होंगे, ठीक है। मैं तो भाई ऐसे में हूँ जो इसको पसंद करता हूँ। तो उसी तरह से संविधान सभा के अंदर जब पृथक निर्वाचिका की बात आई, तो उसमें कई सारे लोग थे जो इस चीज को पसंद कर रहे थे, ठीक है, यानी कि जो इसके फेवर में थे, ठीक है, कि हाँ ये पृथक निर्वाचिका रहना चाहिए। और कई सारे लोग जो थे वो इस चीज को अगेंस्ट में थे कि भैया ये चीज बेकार है, ये सही नहीं है ना, इस तरह से लोगों के लिए। तो उसी चीज के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि उन लोगों के बारे में जो पृथक निर्वाचिका के पक्ष में थे, ठीक है। तो देखिए वीर बहादुर पोकर ये जो थे वो पृथक निर्वाचिका के पक्ष में थे। अब देखिए क्या बताया गया है, मद्रास के वीर बहादुर पोकर ने कहा कि अल्पसंख्यक हर जगह है, ठीक है। इन्होंने कहा क्या कहा था वीर बहादुर पोकर जी ने, कि अल्पसंख्यक जो है वो हर जगह है। अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिनकी समाज में या पूरे देश में जिन जाति या वर्ग कोई भी हो सकता है उनकी आबादी कम हो, ठीक है। तो वैसे ही अल्पसंख्यक लोग जो है, माइनॉरिटी के लोग हर जगह है, उन्हें चाह कर भी नहीं हटाया जा सकता। इसलिए हमें एक ऐसे समाज की जरूरत है जहां पर अल्पसंख्यकों को समान अधिकार यहाँ पर माइक जिसके लिए ज़रूरी है, ठीक है? मतलब ये थोड़ा-सा मिसटाइप है ये। तो हमें एक ऐसा समाज बनाने की ज़रूरत है जहाँ पर जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जैसे आदिवासी लोग आप मान सकते हैं, तो उनको समान अधिकार वगैरह दिए जाने चाहिए, जिससे कि वो ओवरऑल अपना डेवलपमेंट कर सके, उन्हें राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व मिले। इसके लिए प्रत्येक निर्वाचित का एक सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है? तो ये आगे एक्स्ट्रा लाइन बता दिया है। तो कहने का मतलब ये है, वीर बहादुर पोकर जी पृथक निर्वाचिका के पक्ष में रहकर के ये बात बोलते हैं कि अल्पसंख्यक हर जगह है, उनको समान अधिकार दिया जाना चाहिए जिससे कि समाज में वो आगे बढ़ सके। तो ये तो रहा यहाँ पर पक्ष में। लेकिन कई लोग थे जो पृथक निर्वाचिका के विपक्ष में थे, जैसे आर.वी. धुलेकर जी और सरदार पटेल जी। अब आर.वी. धुलेकर जी क्या कहते हैं कि पृथक निर्वाचिका जो है आपका, वो अंग्रेजों की चाल थी। उन्होंने संरक्षण के नाम पर खेल खेला है। तुम्हें ये इस तरह से बहलाया है, फुसलाया इस तरह से, है ना? तो तुम इसे छोड़ दो करके, ठीक है? ये आर.वी. धुलेकर जी कहते हैं किस चीज़ के विपक्ष में? तो पृथक निर्वाचिका के विपक्ष में। अच्छा, सरदार पटेल जी क्या कहते हैं कि यह एक ऐसा विषय है जो कि पूरी राजनीति में समा चुका है। यह मांग ऐसी थी जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा दिया है। यह रक्तपात और विभाजन का कारण बनी है। देश में शांति चाहते हो तो इसे छोड़ दो। ठीक है, तो सरदार पटेल जी कहते हैं कि ये वायलेंस का रूप ले लेती है, ये दिक्कत करेगा आगे चल के, तो इसको खत्म कर देना चाहिए हमें। ठीक है, तो ये विपक्ष में बातें रही। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? किस किस बच्चे को समझ में आ गया? फायर वाला इमोजी भेजेंगे यहाँ पर। पृथक निर्वाचिका। किस किस बच्चे को यहाँ पर समझ में आ गया? एक बार फायर वाला इमोजी भेज देंगे कि यस सर हमें यहाँ पर समझ में आ चुका है। ठीक है, जिससे मुझे एक आइडिया लग जाए कि हाँ चलो बच्चे को यहाँ पर समझ में आ गया। पृथक निर्वाचिका के पक्ष में क्या क्या बातें यहाँ पर बोली जा रही थी और विपक्ष में क्या क्या बातें यहाँ पर बोली जा रही थी। रूपाली नेगी
ये कहती है कि सर मुझे समझ में आ गया। क्या बात है, क्या बात है। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। ठीक है, और कोई बच्चा? सर डन, अब आगे करवाओ। बिल्कुल बिल्कुल, आगे तो चलेंगे ही हम, अराउंड 1.5 घंटे तक लाइव लेंगे, डोंट वरी, चिंता मत करो। जय भैया पूरे फॉर्म में आ चुके हैं, एकदम मस्त हम लाइव क्लास, चिंता मत करो। ठीक है सर, कौन सा चैप्टर है? देखिए पूरा मिक्स कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर कोई एक फिक्स चैप्टर नहीं कर रहा हूँ, पूरा मिक्स करवा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अब यहाँ पर जिस बच्चे को समझ नहीं आया, मैं बिल्कुल शॉर्ट में समझा देता हूँ पृथक निर्वाचिका के बारे में। ठीक है, पृथक निर्वाचिका एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विशिष्ट समुदाय जैसे धार्मिक या सामाजिक जो अल्पसंख्यक होते हैं, उनके प्रतिनिधियों को चुनने के लिए अलग से मतदान क्षेत्र और चुनावी प्रक्रिया का प्रावधान होता है। यह व्यवस्था भारतीय इतिहास में ब्रिटिश शासन के दौरान लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य विभिन्न समुदायों के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। क्लियर है बच्चों? मैं आपको एक बारी ये एनसीईआरटी में से ये दिखा भी देता हूँ कि एनसीईआरटी में ये चीज़ें कहाँ लिखी हुई है। देखिए हर एक चीज़ मैं आपको पूरा अच्छे से समझाता हुआ चलूँगा, ताकि बच्चे का कोई भी डाउट यहाँ पर न रह जाए, क्योंकि देखिए वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो पृथक निर्वाचिका के पक्ष में कई लोग थे संविधान सभा के अंदर, और इसके विपक्ष में कई लोग थे। ठीक है, तो वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि सर पृथक निर्वाचिका होता क्या है, वो बता दीजिए। तो मैं आपको वो भी यहाँ पर दिखा देता हूँ, बता तो दिया वैसे मैंने आपको, बाकी यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं पृथक निर्वाचिका के बारे में। ठीक है, ये आप यहाँ पर पूरा का पूरा देख लीजिए, ये था हमारा पृथक निर्वाचिका। इसके पक्ष में और विपक्ष में जो जो लोग थे वो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, क्यों थे पक्ष और विपक्ष में, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाई दिया। आरवी धुलेकर और सरदार पटेल जी इसके विपक्ष में थे, और इसके पक्ष में वीर बहादुर पोकर जी थे जो मद्रास से संबंधित थे। बाकी पृथक निर्वाचिका की डेफिनेशन एनसीईआरटी बुक के अनुसार ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, 100 लाइक्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, क्या बात है। चलिए एक बार इंग्लिश मीडियम में भी देख लेंगे। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। ये फेवर में थे, ठीक है, वीर बहादुर पोकर जी, और ये हमारे फेवर में नहीं थे, सरदार पटेल जी और आरवी धुलेकर जी, इसके पृथक निर्वाचिका को लेकर के। ओके ओके, चलिए आगे चलते हैं, फटाफट से आगे चलें, और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको भी क्लियर करते चलते हैं। हम वही क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमा फिरा करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 का अथवा था ये। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 28 का अथवा ये रहा। ये क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आपसे एग्जाम में पूछ लेगा ये, क्योंकि ये घुमा करके पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, अगर अभी आपने नहीं समझा तो कल आपको दिक्कत होगा एग्जाम के अंदर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन को समझ करके जाइएगा। मुझे लगता है ये क्वेश्चन कल के पेपर में आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, क्योंकि जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था 2019 में, तब भी शायद ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। एक दुर्बल केंद्रीय शासन देश के लिए हानिकारक होगा या होगी, जो भी कह लीजिए, कथन के परिप्रेक्ष्य में केंद्र एवं राज्य सरकार के अधिकारों की विवेचना कीजिए। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर जो ये वाली लाइन दी गई है आपको, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। एक्चुअल जो क्वेश्चन पूछा है आपसे, यहां पर यह पूछा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारों की विवेचना करनी है। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार के जो अधिकार होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है पहली लाइन में कि एक दुर्बल केंद्रीय शासन देश के लिए हानिकारक होगी। ठीक है, यानी अगर जो सेंटर है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उसको अगर हम वीक कर देंगे तो ये देश के लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर सेंटर को आप देखेंगे, केंद्र सरकार को ज्यादा पावर दी जाती है। समझ में आ गया आपको? अब दोनों के शक्तियों का यहाँ पर हमें कंपैरिजन कर देना है। तो देखिए, केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधिकारों की विवेचना जो कि इस प्रकार से है। पहला, संविधान के अंतर्गत शक्तियों के विभाजन की 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, संविधान के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जितनी भी शक्तियां हैं, पावर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो वो 3 सूचियों में दर्ज किया गया है। एक केंद्र सूची है, एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है। ठीक है, केंद्रीय सूची के विषय केंद्रीय सरकार के अधीन में आते हैं।
ठीक है, इन विषयों का संबंध राष्ट्रीय महत्व से होता है। जो केंद्रीय सूची होता है, ठीक है, उसका यहाँ पर पूरा कंट्रोल किसके पास होता है? केंद्र के पास होता है। राज्य सूची की बात करें तो इस पर राज्य का संबंध होगा, जाहिर सी बात है। और समवर्ती सूची के अंदर, इसके अंदर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के इस तरह से काम करते हैं, मिला जुला यहाँ पर कंट्रोल रहता है। समवर्ती सूची में प्रांतों की इच्छाओं की उपेक्षा करते हुए बहुत ज्यादा विषय रखे गए हैं। खनिज पदार्थ तथा प्रमुख उद्योगों पर भी केंद्र सरकार का ही नियंत्रण दिया गया है। ठीक है, जो भी खनिज पदार्थ होते हैं, इंडस्ट्रीज होती है, उस पर मोस्टली कंट्रोल किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये चीजें प्रेजेंट करती है कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ज्यादा थोड़ी सी पावर्स दी गई है। बाकी कुछ और बातें यहाँ पर बताई गई है, ये आप देख सकते हैं। मेन था कि आपको क्वेश्चन समझना था यहाँ पर बच्चों, जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया वो समझना था, और आंसर तो आप इस तरह से लिख ही सकते हैं। समझ में आ गया? 136 बच्चे वॉचिंग पर है और लाइक की संख्या 116, तो लाइक की संख्या बढ़ाइए। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए फटाफट। ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए, परफेक्ट। ओके, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, आगे चलते हैं अब हम लोग। अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो लगता है वो देखेंगे। सर 8वां और 9वां चैप्टर में बहुत सारा डाउट है, करवा दीजिए। देखिए, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे मिलेगा वो मैं आपको करवा दूंगा, चिंता मत कीजिए। ओके ओके, चलते हैं आगे की तरफ, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और निकलते हैं उनको भी हम लोग कवर करते हैं। एक ये भी कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हमारा? नंबर है 29वां, 29th क्वेश्चन है। सेकेंड 29th क्वेश्चन ना, हाँ ये रहा। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये इसके अंदर ना एक पॉइंट मिला मुझे, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको यहाँ पर समझना चाहिए। अ, अ, ये रहा। ठीक है, तो देखिए, उस टाइम पे ना डाक व्यवस्था की बात की गई है। ठीक है, किस टाइम की है ये? इब्न बतूता द्वारा इसका यहाँ पर विवरण दिया गया है। भारत में उस टाइम पे दो प्रकार की डाक व्यवस्था चला करती थी। अब कौन कौन सी डाक व्यवस्था चला करती थी, कौन सा बच्चा बताएगा? 130 बच्चे वॉचिंग पर है, और दोनों प्रकार की डाक व्यवस्थाओं में क्या क्या खासियत हमें देखने को मिलती थी? जो भी बच्चा यहाँ पर क्लियर कट पूरा आंसर लिख के बताता है चैट सेक्शन में, उसके लिए क्लैप करूंगा, मैं ताली बजाऊंगा। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ अभिषेक, राम राम भाइयों, राम 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 सभी को। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अर्ज है। अभिषेक बहुत प्यारा बच्चा है, मस्त एकदम, इंस्टाग्राम पे मिलता है, अच्छा खासा बातचीत होता है। ऐसे बच्चे मेरे को काफ़ी पसंद है, जो थोड़े से फ्रैंकली अच्छे रहते हैं, थोड़ा सा है ना, खुले दिल के। तो उस टाइप के बच्चे, और 12वीं के बच्चे जो होते हैं, आप सभी बच्चों की बात कर रहा हूँ, वो थोड़े से होते हैं, मेच्योर बच्चे होते हैं आप सभी, तो इंस्टा वगैरह पे बात करने में काफ़ी अच्छा लगता है। खैर, देखिए, दो तरह की डाक व्यवस्था थी, एक तो अश्व और एक पैदल। इसके बारे में कौन सा बच्चा मुझे क्लियरली लिख करके बताएगा कि ये था क्या? बाकी तो मैं आपको समझाऊंगा ही। चैट सेक्शन में मैं देख रहा हूं ना, मतलब लगे हुए हैं इस तरह से। युवराज सिंह लिखते हैं कि शांति जी, क्या आप सिंगल हो? युवराज बेटा, शांति तो सिंगल नहीं है, लेकिन आप जरूर सिंगल रह जाओगे लाइफ टाइम तक अगर ये करते रह गए तो। शांति जी हो गई, या इस तरह से बहुत सारी लड़कियां हो गई। ठीक है, लड़कियां किसको प्रेफर करेगी? एक वो लौंडा, या एक वो लड़का जो एजुकेटेड हो, जो अच्छा खासा अर्न कर रहा हो, या एक वो लड़का जो यहाँ पर चैट सेक्शन में आकर के बोल रहा हो कि क्या आप सिंगल हो, है ना? तो यहाँ पर एक शब्द होता है जो लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है, वेल्ला, है ना? जो जिसके पास कोई काम धंधा नहीं होता है, वही ऐसे मैसेजेस करता है। तो आपको भी ऐसे ही वो वहाँ पे, मतलब आप भी यही प्रतीत करवा रहे हो शांति जी को। तो भाई वो
मत करो, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, वो सिंगल उंगल नहीं है, ठीक है? अपना सब कुछ चल रहा होगा अच्छा खासा उनका, और आपका भी कुछ नहीं होना जाना। तो पढ़ लो, फ़ायदे में रहोगे, कल एग्ज़ाम है। शांति जी सिंगल हो, 12वीं का बच्चा यहाँ पर मज़ाक बनाने आ जाता है खामखा अपना। पढ़ लो भाई अच्छे से, मतलब छोटे भाई-बहन की तरह हो आप, तो इतना क्या मतलब करना युवराज। हेलो सर जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, चलिए, तो मैं देख रहा हूँ कौन-सा बच्चा यहाँ पर मुझे बता पाता है इसके बारे में। हाँ, बस अब सारे उसी में लग गए हैं कि हाँ, ये है, वो है। अरे भूल जाओ उस चीज़ को, कभी-कभी हँसी-मज़ाक चलता रहता है। आईपीएल बॉय लिखते हैं सर सेटिंग करा दो। बेटा आपके पिताजी जो हैं वो, जिनको मेरा हाथ जोड़ कर के नमस्कार है, आईपीएल बॉय आपने रियल ने नाम तो लगाया नहीं है अपना, लेकिन जो भी हो आपका रियल नाम, आपके पापा एकदम मस्त सुबह उठते होंगे, काम पे जाते होंगे, है कि नहीं? रात को थके-हारे आते होंगे कि मेरा बेटा एकदम यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहा होगा, और उसका बेटा यहाँ पर जो है, या उनका बेटा जो है यहाँ पर चैट सेक्शन में लिखता है कि सर मेरी सेटिंग करा दो, है कि नहीं? इस तरह से। क्या क्या मतलब क्या दिखाना चाह रहे हो? आप ये दिखाना चाह रहे हो ये आपके घर के संस्कार है, आईपीएल बॉय? मेरे पास बहुत सारे फीचर्स हैं जो यूट्यूब ने दे रखा है, मैं उनको यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। मैं ब्लॉक कर दूँगा लाइव क्लास से आपको। पढ़ लो यार, कल एग्ज़ाम है, लास्ट एग्ज़ाम, मौज-मस्ती चलती रहती है। चैटिंग करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। पढ़ लो अभी मौका है। सर जल्दी-जल्दी पढ़ाओ। बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो एक बच्चे का जवाब आ गया है। देखो जितने बच्चे यहाँ पर मज़े ले रहे थे और बच्चों ने यहाँ पर मैसेज भी कर दिया। रूपाली नेगी लिखती हैं पैदल डाक व्यवस्था और अश्व डाक व्यवस्था था यहाँ पर। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन आगे मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए पूरा। एक बच्चा और अच्छे से लिखता है, जगजीत सिंह, ये लिखते हैं कि फर्स्ट जिसमें घोड़े की मदद से डाक किया जाता था, 4-4 मील पे पॉइंट हो बने होते थे। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा ट्राई किया इस बच्चे ने, जगजीत ने। ठीक है, चलिए। तो हाँ, और जगजीत लिखते हैं सेकंड पैदल जिसमें 3 मील पे पॉइंट बने होते थे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए परफेक्ट। तो बहुत अच्छा बताया। देखिए एक था आपका पैदल डाक व्यवस्था और एक था अश्व डाक व्यवस्था। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर बताया गया है इस तरह से। देखिए डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहाँ सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों के खबरें जैसे कि सुल्तान तक मात्र 5 दिनों में ही पहुँच जाती थी। ठीक है, तो ये डाक प्रणाली के बारे में बताया गया है, जिसमें 2 तरह की डाक व्यवस्था आती थी। पहला होता था अश्व डाक व्यवस्था, जिसके अंदर घोड़े पे ढिक-चिक बैठ करके कोई भी संदेश पहुंचाया जाता था। यहाँ पर हर 4 मील पर राजकीय घोड़े द्वारा संचालित होती थी और घोड़े संदेश लेकर जाते थे। उन्हें उलुक भी कहा जाता था। तो जो अश्व डाक व्यवस्था होती थी, उसको उलुक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उलुक के नाम से भी। क्लियर है? और जो पैदल डाक व्यवस्था होती थी, उसमें हर 3 मील पर यहाँ पर स्थान होते थे। हर 3 मील पर यहाँ पर एक स्टॉपेज आप समझ सकते हो, काइंड ऑफ उस तरह का होता था, जिन्हें दावा कहा जाता था। ठीक है? और यह पैदल संदेशवाहकों द्वारा संचालित होती थी। ठीक है? इस तरह से। क्लियर है बच्चों? चलिए परफेक्ट। हाँ, तो बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर रिप्लाई आ गया। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब वही क्वेश्चन है कि संविधान सभा में आरक्षण को लेकर हुई गर्मा-गर्मी बहस की व्याख्या कीजिए। अब ये आरक्षण को लेकर है तो इसको छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं। कितना टाइम हो गया हमें लाइव करते-करते। देखिए ऐसे बच्चों की कुछ बच्चे आ जाते हैं जिनकी वज़ह से हमारा टाइम और वेस्ट हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ यार पढ़ो-लिखो। मैं खुद मज़ाकिया अंदाज में टीचिंग करवाता हूँ, पढ़ाता हूँ। मुझे मज़ाक-वज़ाक काफ़ी पसंद है, लेकिन कई बच्चे ना थोड़ा-सा इरिटेट कर देते हैं तो गुस्सा आ जाता है। पढ़ो यार, कल एग्ज़ाम है, उसके बाद तो फिर ज़िंदगी मौज में ही कटनी है। 12वीं होने वाली है, पता चलेगा कैसे ज़िंदगी जब आती है ना 12वीं के बाद पता चलेगा कि लाइफ़ क्या होती है। ख़ैर मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस पता चल जाएगा आपको खुद ही। अ, ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं, मुझे भी काफ़ी लग रहा है ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर है हमारा 22वें का अथवा।
ये रहा 22वें का अथवा। इसको समझिए बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में ये बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पर मोहनजोदड़ो को लेकर के कि दुर्ग तथा निचले शहर की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि दुर्ग और निचला शहर हुआ करता था उस टाइम पे, ठीक है, और दुर्ग और निचले शहर की विशेषताएं अलग अलग रहा करती थी। ठीक है, जैसे जो दुर्ग होता था वहां पर यह माना जाता था कि शासक वर्ग रहता होगा, जो शासन में मेनली जो करते हैं वो वहां पर निवास करते होंगे, ये दुर्ग को लेकर के यहाँ पर माना जाता था। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आप यहाँ पर दुर्ग के संदर्भ में कह सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड बच्चों, कुछ टेक्निकल एरर आ गया है। ठीक है, ये बाकी दुर्ग के बारे में बताया गया है कि ऊंचाई पर बनाया गया था जो दुर्ग होता था। मोहनजोदड़ो में देखिए बस्ती दो भागों में विभाजित होती थी, एक तो दुर्ग और दूसरा निचला शहर, जिसमें दुर्ग ऊंचाई पर बना होता था। यहाँ पर विशाल स्नानागार पाए गए हैं। यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी होती थी। दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था जो इसे निचले शहर से अलग करता था। जो दुर्ग होता था उसे दीवारों से घेरा गया था जिससे जैसे कि निचले शहर से अलग करता था ये। और जो निचला शहर होता था ये भी दीवारों से घेरा गया था। आवासीय भवनों के उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि निचले शहर में ना नॉर्मल आदमी जो जनता होती थी वो रहती थी, और दुर्ग के अंदर शासक वर्ग रहता होगा। ठीक है, चलिए, हाँ, और बाकी यहाँ पर कुछ कुछ बातें आप देख सकते हैं। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, इस तरह से रहेगा हमारा, और आंसर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, बालकों। ओके, ओके। अच्छा, मैं यहाँ पर हिंट ना देते हुए आपसे पूछ रहा हूँ, सूर्यास्त विधि क्या थी? इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसको छोड़िए और मुझे ये बताइए कि सूर्यास्त विधि क्या थी? अ, अ, देखे जरा इस बच्चे में कितनी है क्षमता। सूर्यास्त विधि कौन सा बच्चा बताएगा? अरे इतने सारा गूगल उगल है, कहीं से कॉपी करके बता दो। पता है, अब आप बोलेंगे सर आप तो चीटिंग करने के लिए बोल रहे हो। चीटिंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। इससे ये रहता है ना, बच्चे डिटेल में आंसर देते हैं, और अगर आप कहीं से देख के भी आंसर देते हो ना कुछ तो याद रहेगा आपको, और आपका दिया हुआ रिप्लाई से 4 बच्चे और देखेंगे तो उनको भी याद हो जाएगा, है कि नहीं? तो कहीं से भी देख के बोल सकते हो, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। एटलीस्ट बताओ कि चीजें है क्या। चलो, सूर्यास्त विधि, इसमें जमींदार थे वो भुगतान सूर्य से पहले दे देते थे। अगर सूर्य से पहले नहीं देते तो जमींदार उनकी जमीनों को नीलाम कर देते। वेरी गुड, संजना ने काफी अच्छा आंसर देने का प्रयास किया है। ठीक है, निर्धारित तिथि सूर्यास्त होने से पहले टैक्स देना। जगजीत सिंह विरदी, आई थिंक मैंने आपका नाम सही लिया। यार ये बच्चा ना, मतलब लगता है मेरे को कि बंदे ने तैयारी तो कर रखी है, मतलब दिख जाता है आंसर्स जैसा आप देते हैं ना उसी से दिख जाता है। 76 गेमिंग लिखते हैं, सूर्यास्त विधि वह होती थी जो जमींदारों को सूर्य अस्त विधि के पहले कर देना पड़ता था। सूर्य अस्त विधि के पहले। सुखजीत, सूर्यास्त के समय कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं जिन्हें नहीं नहीं नहीं, सुखजीत गलत गलत गलत। सही मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर सही दिया। सूर्यास्त विधि क्या होती थी? देखिए, सूर्यास्त विधि का सिंपल सा मतलब ये होता था, ये एक टैक्स कलेक्शन करने का एक टेक्निक हुआ करता था। ठीक है, जिसके अंदर ना ये बोला जाता था कि भैया जमींदार लोगों को कि ये एक फिक्स डेट है। ठीक है, जैसे आज जब मैं ये लाइव क्लास ले रहा हूँ तो आज 31 मार्च 2025 है। तो आज 31 तारीख हो गया, मैं तेरे को दे रहा हूँ 8 अप्रैल तक का टाइम, 8 अप्रैल 2025 तक का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, सूर्य के अस्त होने से पहले, सनसेट होने से पहले, सूरज डूबने से पहले इतना इतना अमाउंट में टैक्स बन रहा है, मान लीजिए 1000 रुपए टैक्स बन रहा है, तो 1000 रुपए टैक्स दे दे। अगर नहीं देगा सूर्यास्त विधि से पहले तो इसके अंदर आपका जमींदारी वगैरह ये सब नीलाम कर दिया जाएगा। तो ये सूर्यास्त विधि हुआ करती थी। बाकी यहाँ पर आप देखिए लिखा भी हुआ है, इसको भी देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन भी बन रहा है इसको लेकर के, और इस्तेमारारी बंदोबस्त को लेकर के। इस्तेमारारी बंदोबस्त क्या है एवं बंगाल में इसे अपनाने के क्या कारण थे? तो इस्तेमारारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा
बंगाल की रैयत जनता से कर वसूलने का कार्य जमींदारों को सौंपा गया था, जिसके अंतर्गत जमींदारों को एक निश्चित अवधि के निश्चित दिन के सूर्यास्त होने से पहले एक निश्चित राशि कंपनी को देनी होती थी। इसे इस्तेमारी बंदोबस्त या सूर्यास्त विधि कहा जाता था। तो इस्तेमारी बंदोबस्त की बात करें या सूर्यास्त विधि की बात करें, दोनों एक ही चीज है बच्चों। ठीक है, समझ लीजिएगा इस चीज को। कल सर लाइव में वन शॉट करवा देना। अरे कल तो फोड़ देंगे, सुबह सुबह लास्ट लाइव क्लास है ना। पॉलिटिकल में नहीं आया था ना लाइव में मॉर्निंग में, उसके लिए मुझे आज भी दुख है कि यार मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था पॉलिटिकल में, लाइव क्लास मॉर्निंग में नहीं ले पाया। लेकिन ये रिग्रेट मैं अपने आप को दोबारा नहीं होने दूंगा। आपके जय भैया कल मॉर्निंग में लाइव जरूर आएंगे। आप मेरे इंस्टाग्राम पे ना बिल्कुल बौछार कर देना कि सर जी लाइव आ जाओ जल्दी से जल्दी, आपसे बड़ी उम्मीद है मुझे, मतलब भैया जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ फटाफट से सुबह। और एक आपका खौफ रहेगा, डर रहेगा मुझे, तो मैं लाइव ज़रूर आऊँगा। वैसे पक्का पक्का है कि कल लाइव आऊँगा मॉर्निंग में। बाकी आज भी काफ़ी तैयारी करेंगे, डोंट वरी। तो ये सूर्यास्त विधि आपको समझ में आ गया। यही इंग्लिश मीडियम में दिखा दूँ मैं आपको, इंग्लिश मीडियम में कहाँ गया भाई, ये रहा। हाँ ये रहा। ये इस तरह से इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं सूर्यास्त विधि को लेकर के। समझ में आ गया आपको। लगभग हमारा 51 मिनट हो चुका है लाइव करते करते, और भी आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन दे देते हैं। सर मुझे 100 रुपये मैं आपको सुपर चैट दूंगा। क्या बात, थैंक यू सो मच। आप हमें 100 रुपये सुपर चैट करेंगे, वैसे उतनी कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर आप कर देते हैं तो अच्छा है। इससे हमें कुछ ना कुछ तो समर्थन मिलता ही है। आगे चलते हैं और कुछ कुछ देखते हैं। महाजनपद को लेकर के मगध वाला क्वेश्चन आ सकता है कि मगध जो महाजनपद था शक्तिशाली क्यों था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। और देखते हैं, जन नेता के रूप में गांधी जी की भूमिका का वर्णन कीजिए। अभी क्वेश्चन आ सकता है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, ये क्वेश्चन करवा रखा है मैंने, छोड़िए इसको। वही क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें से वही करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट। चलिए गांधी जी वाला ये क्वेश्चन कर ही लेते हैं वैसे ना, इससे आपकी थोड़ी सी तैयारी हो जाएगी। मैं बता भी दूंगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें से आ सकती है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक सेकेंड यहाँ पर भी निकाल लेता हूँ। कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 28वें का अथवा है ये, ठीक है, 28वां अथवा। देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि 1917 से 1922 तक जन नेता के रूप में गांधी जी की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड था ना बच्चों, 1917 से लेकर के 1922 तक का, इसमें गांधी जी एक जन नेता के रूप में उभर करके सामने आए थे। अब जन नेता क्या होता है? जन नेता का मतलब होता है कि जनता के हितों के बारे में सोचने वाला, उसको लेकर के काम करने वाला, अंग्रेजों से लड़ने वाला, ऐसे व्यक्ति के रूप में गांधी जी उस टाइम पे उभरे थे। और यहाँ पर गांधी जी काफ़ी फेमस हो गए थे। ये जो टाइम पीरियड था ना 1917 से 22 का, तो इसमें तो उसी को लेकर के हमें बताना है। अब मैं लाइन से आपको बताता हुआ चलूँगा, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूँगा। आप मुझे बताएँगे बच्चों कि गांधी जी भारत कब आए थे? गांधी जी किस टाइम पे भारत आए थे? तो मैं आपको ना लाइन से बताता चलूँगा, एक-एक चीज़ डिटेल में आपको बताता हुआ चलूँगा कि गांधी जी इस दौरान एक जन नेता के रूप में क्यों उभरे थे। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। सर सुपर चैट नहीं जा रहा है। अरे करिए, बिल्कुल आ जाएगा सुपर चैट, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत। आईपीएल बॉय, वन लास्ट वार्निंग है, इसके बाद सीधा आपको ब्लॉक किया जाएगा। चलिए, तो बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा है यहाँ पर। मैं सभी के जवाब देखना चाहता हूँ। गांधी जी भारत कब आए थे? एनसीईआरटी बुक के आधार पर आपको बताना है। देखिए ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि मैं आपको ना लाइन से लेता हुआ चलूंगा। लाइन से मैं आपको बताता हुआ चलूंगा ईयर वाइज, जिससे कि आपको याद रहे। देखें जरा कितने बच्चे यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। हाँ, तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर जवाब दे दिया है 1915। चलिए,
बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर जवाब दे दिया 1857 की क्रांति। अरे अरे, कहाँ चले गए ये? तो देखिए बहुत सारे बच्चों ने जो यहाँ पर सवाल का जवाब दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, जो गांधी जी भारत आए थे तो वो हमारे यहाँ पर उसी टाइम पे आए थे जो आपने बताया 1915 के अंदर। ठीक है, उससे पहले वो अफ्रीका में थे। अफ्रीका से वो गांधी जी 1915 में भारत आए थे और धीरे धीरे उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और धीरे धीरे यहाँ पर फेमस हुए। अब समझिए यहाँ पर 1915 में तो गांधी जी आ गए, फिर 1916 में, ठीक है, 1916 में उन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया इस तरह से, है कि नहीं? पूरा मतलब उनके जो गुरु थे, आई थिंक गोखले जी नाम था उनका, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट उनके जो गुरु है उनका नाम याद नहीं आ रहा है। तो गांधी जी अपने गुरु जी के पास गए और उनके गुरु जी ने बोला कि गांधी जी पहले आप जो है पूरा भारत भ्रमण कीजिए, उसके बाद जो है आप भारत को लेकर के उनके लोगों को, भारत के लोगों को लेकर के जो काम करना चाहते हैं वो करिएगा। तो गांधी जी ने पूरा भारत भ्रमण किया। उनका एक्चुअल जो करियर का स्टार्ट होता है वो 1917 से 22 के लेकर के होता है। ये जो टाइम पीरियड था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था गांधी जी का भारत के अंदर राजनीतिक करियर को लेकर के। ठीक है, काफ़ी वो इस दौरान जो है जनता के काफ़ी प्रिय व्यक्ति बन गए थे। जनता काफ़ी जो है एक तरह से कह सकते हैं प्यार करने लग गई थी बापू जी से, क्योंकि उनको लगता था कि ये एक भगवान के रूप में आए हैं हमें बचाने के लिए। देखिए, गांधी जी ने रोलैक एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लोगों का नेतृत्व किया। अब रोलैक एक्ट जो आया था कानून और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, तो इसको लेकर के गांधी जी ने विरोध प्रदर्शन किया, लोगों का यहाँ पर नेतृत्व किया, एक लीडर के रूप में आगे आए। ठीक है, और अंग्रेजों से वो लड़े थे। ठीक है, अब लड़े ये नहीं कि धुपड़ धूं वहां पर फाइट किए थे, इस तरह से वॉयलेंस किया था, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गांधी जी अहिंसा प्रेमी थे, वो हिंसा करना पसंद नहीं करते थे और यही उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी थी जिस कारण से ज़्यादा समाज में लोग उनसे जुड़ते चले गए थे। ठीक है, और उन्होंने राष्ट्रवादी संदेशों को संप्रेषित करने में अंग्रेजों का नहीं बल्कि अंग्रेजी का नहीं बल्कि मातृभाषा का इस्तेमाल किया। अब गांधी जी वैसे तो भाई पढ़े लिखे आदमी थे, अफ्रीका रिटर्न थे, लंदन वगैरह भी गए थे, इस तरह से पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी वो हिंदी भाषा को यहाँ पर प्रेफरेंस देते थे जो मेजोरिटी उस टाइम पे बोली जाती थी। ठीक है, तो एक ये चीज भी गांधी जी को एक जन नेता के रूप में उभारने में मदद किया। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि किन किन चीजों ने गांधी जी को एक जन नेता के रूप में आ, उभार करके सामने लाया भारत के अंदर। एक टाइम पीरियड दे देगा जैसे 1917 से 22 इस तरह से, तो आपको यही पॉइंट्स यहाँ पर लिखने हैं। उन्होंने असहयोग आंदोलन में खिलाफत का मुद्दा उठाया और स्वराज की मांग की। ब्रिटिश सरकार के साथ सभी स्वैच्छिक संबंधों का त्याग किया उन्होंने। ठीक है, अब असहयोग आंदोलन तो चल ही रहा था उस टाइम पे कि भैया हम यहाँ पर जो अंग्रेज लोग थे, ठीक है, उनका यहाँ पर सपोर्ट नहीं करेंगे किसी भी चीज को लेकर के। उसी के अंदर उन्होंने जो आपका खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, जो अली ब्रदर्स यहाँ पर उसको लीड कर रहे थे, मोहम्मद अली और शौकत अली जो दोनों भाई थे वो उसको लीड कर रहे थे। तो उस चीज को भी, खिलाफत मूवमेंट को भी, खिलाफत आंदोलन को भी उन्होंने असहयोग आंदोलन में जोड़ दिया। तो पहली बार ऐसा हमें देखने को मिला भारतीय इतिहास में जब हिंदू और मुस्लिम जो थे वो मिल करके पूरा गांधी जी मतलब गांधी जी का पूरा बात मान करके और अंग्रेजों को यहाँ पर भगाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, तो एक ये भी चीजें थी जो गांधी जी को एक जन नेता के रूप में ये चीजें उभार करके लाई, और भी बहुत सारी चीजें हैं बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तो क्या ही बताया, अंग्रेज धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो अंग्रेज छोड़ करके हमें चले गए। बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए परफेक्ट। यही इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। एक क्वेश्चन और करवाऊंगा इसके अलावा, फिर अदर जो हमारी क्लासेस है उनको लेंगे हम लोग। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, मैं देखता हूँ क्या इंपॉर्टेंट लगता है। देखें जरा, देखिए बहुत 10 सैंपल पेपर करवा रखा है मैंने, तो मुझे लगता नहीं कि आपकी तैयारी उतनी कम हो, आपकी तैयारी उतनी कम होगी। फिर भी मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ आपका लास्ट टाइम। ठीक है, तो चिंता मत करो, जय भैया आपके साथ। हड़प्पा असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया ही था। मैं एक वो क्वेश्चन ढूंढना चाह रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि लास्ट में वो क्वेश्चन करवाऊंगा तो आने की संभावना भी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए जोरदार से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन नंबर
28वें का अथवा है। ठीक है, एक बार इंग्लिश मीडियम में भी निकाल लेता हूँ। हाँ, ये रहा। तो ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पर कि जोतदार कौन थे और उनकी शक्तियाँ जमींदारों की तुलना में अधिक प्रभावी कैसे थी, बताइए। तो जो जोतदार हुआ करते थे वो धनी किसानों का एक ऐसा वर्ग होता था जो उत्तरी बंगाल में काफ़ी शक्तिशाली था। जो कि जो उत्तरी बंगाल है हमारा, उसके अंदर ये काफ़ी शक्तिशाली हुआ करता था, धनी किसानों का एक ऐसा वर्ग। ठीक है, जिन्हें हम जोतदार कहते थे। क्लियर है बच्चों? और इसके अंदर क्या बताया गया है, जोतदार जमींदारों से अधिक प्रभावशाली थे। उसके शक्तिशाली होने के निम्नलिखित कारण हैं, जैसे कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में धनी किसानों के इस वर्ग ने बड़े बड़े भागों पर अपना जो जमीन के बड़े बड़े भाग होते थे उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब उस टाइम पे जमीन पर कब्जा करना ये एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी, ये पावर को रिप्रेजेंट करता था। तो इसलिए भी जो जोतदार थे वो जमींदारों से अधिक प्रभावशाली माने जाते थे। कुछ जोतदारों के भूभाग तो हजारों एकड़ में फैले थे। कुछ जो जोतदार थे उनके जो जमीन के टुकड़े थे वो हजारों एकड़ में फैले हुए थे। स्थानीय व्यापार तथा साहूकारी कारोबार पर भी उनका नियंत्रण था। ठीक है, वे अपने क्षेत्र के गरीब काश्तकारों पर व्यापक शक्तियों का प्रयोग करते थे। जमींदारों के विपरीत जोतदार शहरों में रहने के बजाय गांव में ही रहते थे। अब गांव में रहेंगे तो गांव वालों से एक अच्छा कनेक्शन बैठ जाएगा, है कि नहीं? तो ये भी कारण था कि वो ज़्यादा प्रभावशाली थे। गरीब गांववासियों के एक बड़े वर्ग पर उनका नियंत्रण हुआ करता था, सीधा नियंत्रण कह सकते थे, और जमींदारों की अपेक्षा अधिक हुआ करता था। और जोतदार जमींदारों द्वारा गांव की जमा लगान को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों का विरोध करते थे। कई बार जमींदार बोलते थे कि हम टैक्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन जोतदार जो है उसका विरोध करते थे और गांव वालों को भड़काया करते थे कि भाई तू टैक्स मत दे यार जमींदार लोगों को, मैं हूं ना तेरे साथ में। ठीक है, और किसानों को कर न देने के लिए उकसाते थे, और यदि जमींदार के लठेत उन्हें परेशान करने आते तो जोतदार उन्हें बचा लेते थे। तो इस तरह से यहाँ पर आप जोतदारों के संबंध में चीज़ों को लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, एंड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। चलिए, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो एक अच्छा सा कमेंट करके हमें बताइएगा वीडियो कैसा लगा, आपको फीडबैक दे सकते हैं बेसिकली आप। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। विद्यालय स्टडी पॉइंट को इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।